हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। पिछले क्लास में मैंने आपको चार्जेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। वन ऑफ द पावर पैक्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इफ यू हैवंट दैट वीडियोस येट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आल्सो इन द आई बटन। प्लीज डेफिनेटली वॉच इट। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले अगर कॉन्सेप्ट करना चाहते हो क्लियर और सब्जेक्ट का बोझ अगर सर से हल्का करना चाहते हो तो वो वीडियो पूरी देखना। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना समय गवाए। कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ेंगे हम? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल अगर रखे हैं तो वो आपस में एक फोर्स लगाते हैं। अगर वो सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपील करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी बाहर भगाते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, साठगांठ हो जाती है, लगाव हो जाता है। तो तब साइंटिस्ट ने यह सोचा कि भाई रिसर्च इट इज कॉन्टिन्यूअस पार्ट। ये कभी एक दिन में नहीं हो जाता कि आज मन में आया और आज ही याद हो गया। कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कह रहे हो कि एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, जब वो अपोजिट है, और जब वो सेम नेचर का है तो रिपेल कर रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? कैन यू मेजर इट सर? तो इस बात को मेजर करने के लिए हमारे पास एक महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कूलम्ब। हालांकि उनका पूरा नाम, वो एक फ्रेंच जो है फिजिसिस्ट थे। 1785 में, कब की बात है? 1785 में हमारे पास एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट, PHYSICST, ठीक है। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिनका नाम था, पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन। चार्ल्स ऑगस्टीन, AUGSTINE। और जब भी ये फ्रेंच का नाम होता है तो दादाजी तो इसमें लगा ही लेते हैं, दे कूलम्ब, COULOMB। इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, और चार्ज पार्टिकल भी कैसा था? चार्ज पार्टिकल जो था पॉइंट चार्ज था। कैसा था? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एक्सेट्रा, उस पे इतना अमाउंट का चार्ज है। हेडिंग करने हैं COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए यहां पर जो हमारे साइंटिस्ट ने यहां पर बताया कि दो पॉइंट चार्ज है, अगर इसके बीच में Q1 ये और ये Q2 है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये अपोजिट नेचर का है, अगर ये सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक पल के लिए कि ये सेम नेचर का है, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 की लाइन पे ही लगेगा और रिपेल करेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरह से यहां पर मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, अगर ये प्लस का चार्ज है और दूसरा चार्ज भी मान लीजिए प्लस का है, तो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ एक दूसरे को धक्का देंगे। वो उधर देगा, ये इधर देगा, ऐसा है। और अगर दोनों का अगर अपोजिट नेचर हो जाए, मान लीजिए कि एक प्लस का है और माइनस का है, तो दोनों के बीच में लगाव हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, और दोनों साथ रहना पसंद करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये चार्ज है, ये कहेगा मेरे पास आ जाए, तो एक मेरे पास आ जाए, तो मतलब एक इधर की तरफ, और वो कहेगा वो मेरी तरफ आ जाए, तो दोनों ही चाहेगा हमारी तरफ आ जाए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो दो बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने कहा कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये
कितना होना चाहिए. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज द चार्ज पार्टिकल्स, इज r. सो द क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. ये जो जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो फिर बाद में काफी सोचते सोचते लोगों को लगा कि हम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और वो मैग्नीट्यूड आया कि ये जो फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस फोर्स का दो रूप होगा. ये जो कुलम्स लॉ है, क्योंकि ये फोर्स दे रहा है, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज द स्केलर फॉर्म, और उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे. तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, दैट इज द स्केलर फॉर्म. दिस इज के Q1 का मैग्नीट्यूड, मतलब पहला चार्ज कितना मैग्नीट्यूड है, मैं इसके ऊपर का ये एरो हटा देता हूं. Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, और डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ, दे हैव डन सेवरल एक्सपेरिमेंट. लैब में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया. कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, टॉर्सनल एक्सपेरिमेंट, टॉर्सनल बैलेंस बोलते हैं उसको, वो एक्सपेरिमेंट किया था. देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, टॉर्सनल बैलेंस कहेंगे या टॉर्सन बैलेंस कह दो. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया टॉर्सन बैलेंस, तब जाके देखो, कभी भी या तो हम लैब में ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी हमारा साइंस कोई रिजल्ट देता है. और एक बार मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आ गया. यू हैव टू डू द मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट द रिजल्ट, टू एनालाइज द डेटा. उन्होंने बहुत सारे समय बिताया लैब में उस चीज को कर करके, एक स्प्रिंग लगा के, इधर एक फर लगा के, ट्विस्ट करके लगा के फोर्स. देन दे कंक्लूडेड दैट द इफ द distance between these two charge particle is r, if I increase this distance, whether this force will increase or decrease. They have seen that कि जितना distance बढ़ रहा है force उतना ही कम हो रहा है. Why this force is becoming less? Because distance is, the reason is something else that I will discuss in the next class. Is the electric field. वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहां पर इतना उन्होंने पता कर लिया था आपने इस टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट में कि इफ द डिस्टेंस विल बी मोर देन द फोर्सेज विल बी वेरी लेस. क्योंकि देखो ये फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा और वो स्क्वायर के बराबर होगा. सो दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. एक्सपेरिमेंट करके स्क्वायर ही क्यों हुआ, क्यूब क्यों नहीं हुआ. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डेटा जुटाया, और फिर जाके, अब टॉर्सनल एक्सपेरिमेंट देख लेना, हमारे सिलेबस में नहीं है. टॉर्सनल बैलेंस से उन्होंने निकाला था, स्प्रिंग का एक लगा हुआ है, मैं फिलहाल एक फोटो दिखा दिया हूँ. ठीक है, किसी को अगर समझना है तो मेरे से पूछ लेना, कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जरूरत होती है. बेस्ड ऑन वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देयर यू कैन गेट द डेटा. सो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 K R स्क्वायर. दिस इज द स्केलर फॉर्म. दिस इज द स्केलर फॉर्म. ये जो मैंने ये लिखा है इसको स्केलर फॉर्म कहते हैं. मतलब इसमें सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की है. तो कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कुलम्स लॉ. कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है कि दोनों ही चार्ज रेस्ट में रहेंगे. इसको हम ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल is directly proportional to the square, directly proportional to the product of their charges, and inversely proportional to ई नहीं भी होगा, थोड़ा देर यहां से, proportional to square of distance between them.
Understood? So here this was the statement. Even in the board, if you are preparing for the board examination, a statement is required. The electrostatic the statement ऐसे लिखना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बाद में लिखना, पूरा लिख लेना. The electrostatic force of attraction between the repulsion, the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charged particle is directly proportional to the square of distance, directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Can you see that this kind of this statement is similar to somehow the यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? किसी को अगर याद हो रहा होगा तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन था उसके अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू क्या थी? यहां पर क्या होता? एफ इजिकल टू क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहां पर एफ की वैल्यू जो एफ जी होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ ई बोला मैंने. एफ जी जो होता है वो के, सॉरी कैपिटल जी लिखते, उसमें के नहीं लिखते, जी m1 m2 by r square. So this how somehow it is analogous to the universal law of gravitation. कौन सा? electrostatic force of attraction. So instead of the charges here it in universal law of gravitation these are the masses of that two objects m1 and m2 और उसके बीच का डिस्टेंस है. लेकिन दोनों में अंतर है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. What is the statement? दुनिया की हर every objects in the universe attracts other objects with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन चार्जेस में ऐसा नहीं है. चार्जेस में अगर सेम नेचर का होगा चल हट, यानी रिपल्शन. अगर अपोजिट नेचर का है गले मिल. ठीक है, तो ये नेचर जो है चार्जेस में होता है. सो ये दोनों में डिफरेंस है. फिर पूछेगा क्या कूलम्ब्स लॉ दोनों सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट है. बहुत सारे, अगर ये मास में होता है, ये चार्ज में होता है, ये छोटी छोटी बातें तो है ही, लेकिन टेक्निकली फिजिकली वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या डिफरेंसेस है? द डिफरेंसेस इज इन द टर्म्स ऑफ these are always positive and attractive, and here both attractive and repulsive based on the nature of the charges. ठीक है, तो उन्होंने बोला था, पहले उन्होंने डायरेक्टली फार्मूला नहीं दे दिया, उन्होंने बोला F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. तो दोनों को हम अगर एक साथ लिखेंगे देन इट बिकम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब इस K की वैल्यू क्या होती है? जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट में G की एक वैल्यू थी 6.67 × 10 to the power 11 9 nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सिमिलरली यहां पर K की भी एक वैल्यू है. K की वैल्यू आप सबको पता होगा 8.9 हम कहते हैं, 988 भी लिख देते हैं कई बार. तो 8.9 इंटू 10 to the power 9. 8.9, कुछ लोगों इसको 9 भी अप्रोक्सीमेटली 9 मान सकते हैं, लेकिन 8.9 पूरा लिख देना. 8.9 इंटू 98 होता है इंटू 10 to the power 9 Nm न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो हम इसको निकालेंगे कैसे? देखो F की वैल्यू क्या थी हमारा? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अगर K का मैग्नेट, अगर इसका हम यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ दिस? तो डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे एंड F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 यू विल राइट इट. तो F हमारा न्यूटन होता है, R डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा. तो यही तो था, Nm स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है. उन्हीं भाई साहब के नाम पे ये दिया गया जिन्होंने निकाला, जिनका पूरा नाम मैंने पहले बताया पहले स्लाइड पे, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब. 1785 ईस्वी में फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कमाल कर दिया. कौन से एक्सपेरिमेंट से? टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे डाला. तो हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि स्केलर फॉर्म में ये K की वैल्यू क्या होगी. दैट वी हैव अंडरस्टूड. नाउ दीज आर द स्केलर फॉर्म. व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस? व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस? तो ये हमने 2 पॉइंट चार्जेस पे लगाया और K की वैल्यू भी दे दी आपको, जो आपने देखा यहां पर. K की वैल्यू वास्तव में क्या होता है आगे बताऊंगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके फाइन. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power -12, जहां पर
जो एप्सिलॉन नेट की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा सी स्क्वायर न्यूटन, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। सी नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा सी स्क्वायर, एन ऊपर में है तो नीचे में आ जाएगा ये, और ये ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा -2। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, के का उल्टा हो जाता है। देखो के का जो यूनिट होगा ये नीचे में है तो के का यूनिट एनएम स्क्वायर पर सी स्क्वायर होता है, तो एप्सिलॉन का यूनिट उसका अपोजिट हो जाएगा, एन इनवर्स में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इनवर्स में हो जाएगा, सी ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे में था ऑलरेडी, ये -2 है। अंडरस्टूड? सो हियर वी हैव सीन दैट कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब हम यहां पर देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखिए अगर आप वेक्टर फॉर्म देखें ऑफ दिस कूलम्ब्स लॉ, तो हमने क्या लिखा भाई, अभी अभी देखो यहां पर लिखा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F क्या होगा, वेक्टर है तो वेक्टर लिख देंगे। के एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट है तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। Q1 को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, वेक्टर के फॉर्म में चाहो तो लिखो, क्योंकि Q1 तो चार्ज है, स्केलर चार्ज पार्टिकल, इसको कोई वेक्टर है और स्केलर होता नहीं है, स्टैटिक चार्ज है। एंड डिवाइडेड बाई, यहां पर हम क्या लिखते हैं, जो डिस्टेंस था हमारा आर स्क्वायर उसको हम यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो इसको लिखेंगे आर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये इसका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जरा मैं दिखाता हूं अगले पेज पे। जब हम किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ये वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर अगर लिखेंगे ए कैप, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो डायरेक्शंस को दिखाता है। क्लियर चीज, चूंकि वो आर स्क्वायर था तो यहां पर एक मैग्नीट्यूड और होगा तो ये आर क्यूब हो जाता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय, क्योंकि आर स्क्वायर था ना तो उसका अगर हम कैप लेंगे तो ए वेक्टर, और क्योंकि अगर ए वेक्टर का लिखते हैं, ए कैप लिखते हैं, ए यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर ए स्क्वायर का लिखेंगे तो हमें एक और वेक्टर लेना पड़ेगा, ए क्यूब होगा, आर बाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब लेना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ए पोजीशन वेक्टर, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, is the position vector. How to take that? मान लीजिए कि हमारा ये चार्ज पॉइंट चार्ज पार्टिकल था और ये कहीं से एक पर्टिकुलर वो डिस्टेंस से, उसका क्या डिस्टेंस था ये हमें लेना पड़ेगा। तो कुछ R1 मान लीजिए, इसका कुछ R2 मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा R1 R2 होगा वो R1 माइनस R2 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे हमें लिखना है, और इस तरह से स्केलर फॉर्म के बारे में भी जाना हमने। स्केलर फॉर्म के बारे में भी लिख सकते हैं हम, R1 R2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में लिखें तो ये ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कि ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है और ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, इसके बीच में होता है R12। अगर सेम नेचर का है तो एक इधर लगेगा और अपोजिट नेचर का है तो ये एक इधर लगेगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये R1 R2 जो है वो R1 माइनस R2 हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो कई किताबों में मतलब ऐसा भी लिखा होगा, अगर कोई किताब अच्छा सा देखोगे तो वो ऐसा भी लिखा रहता है कि Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर R12 भी लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय R12 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कैप लिख सकते हैं, वेक्टर नहीं, वेक्टर लिखेंगे ये कैप लिख सकते हो। क्या मतलब, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ऐसा भी लिखा रहता है। अगर आप ये फॉर्म भी देखोगे F1 की वैल्यूज तो वो भी वही है। मैं एक दो और फॉर्म दे देता हूं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब, इस मैग्नीट्यूड का। तो ये सब वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से पोजीशन वेक्टर है। बट हेयर वी सी दैट इन कूलम्स लॉ व्हाट इज द क्रूशियल पॉइंट इज दैट बोथ द चार्जेस आर एट रेस्ट।
So Coulomb law is the electrostatic force when the charges is at rest, no motion, no movement, रुका है, and then we are checking the what is the force acting between them. और हमने ये भी जाना कि अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में सीखा हमने कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ, व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. It is somehow analogous but to the universal of gravitation, but it is different because it is for charges, that is for the masses, and also the universal of gravitation can be positive, can be repulsion or attraction, and the universal of gravitation is always the attraction, there is no repulsion. तो ये बात हमने सीखा। मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म देखा। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है वो हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आएगा, वेक्टर फॉर्म ही समझ में आया। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। क्लियर है चीज? और भी हम जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस पे। ओके, तो सी यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।